बहुत देर तक चुप नहीं हुआ। वह फफक फफक कर बच्चों जैसे रोता रहा। आसपास देखकर पता ही नहीं चलता कौन कितने आंसू लेकर भटक रहा है। हमें सामने वाले का सब कुछ पता होता है, बस आंसुओं का हिसाब किताब कोई करता ही नहीं। दुनिया आंसुओं का हिसाब किताब कर लेती तो जीना थोड़ा आसान हो जाता। चित्रा ने सुदीप को चुप करवाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। चित्रा की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वह जोर से रोना नहीं चाहती थी। सुदीप के रोने की वजह से चित्रा का गला भी भीग चुका था। रोते हुए सुदीप की नाक वैसे ही बह रही थी जैसे सबकी बहती है। सुदीप को रोने के कुछ देर बाद एहसास हुआ कि वह ऐसे क्यों रो रहा है। कहानी में हीरो के रोने से कहानी कमजोर पड़ती है, नहीं तो हीरो। मैंने पहले ही बता दिया था कि इस कहानी में हीरो में वो सारी कमियां हैं जो सब में होती हैं। वह अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने के बाद भी परेशान है। सुदीप अगर यहाँ नहीं रोता तो यह चित्रा उसे गले न लगाती। चित्रा अगर उसे गले न लगाती तो उसके गले से लेकर उसका टॉप तक नहीं भीगता। अगर यह सब नहीं होता तो चित्रा और सुदीप एकदम से इतने पास नहीं आए होते। सुदीप को 4 पैग भर बाद रोने के बाद समझ आया कि वह बहुत हल्का महसूस कर रहा था। अब उसको चित्रा के पास से उठ जाना चाहिए। उठने से पहले उसने कहा, तुम ये सब किसी कहानी में तो नहीं लिखने वाली? चित्रा ने बड़ी ईमानदारी से कहा, पता नहीं, लेकिन सीन अच्छा है। फिर दोनों हंस पड़े। सुदीप के जाने से पहले चित्रा वॉशरूम गई। उसने अपना मुंह धोया और ठीक उतनी देर अपने चेहरे को शीशे में देखा जितनी देर सुदीप ने देखा था। वॉशरूम के शीशे ने वो शक्ल देखी जो चित्रा छुपा रही थी। सुदीप अब तक बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। उसने टीवी अनम्यूट किया। वहां अनजाना अनजानी फिल्म का गाना तुझे भुला दिया चल रहा था। तुम किस लिए रो रही थी उस दिन? बस यार ऐसे ही। मेरी लाइफ में इतने बड़े टेंशन नहीं है तुम्हारे जैसे। फिर भी पति कैसा है तुम्हारा? बहुत अच्छा था। था मतलब? 2 साल पहले डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्स हो चुका है? फिर रो क्यों रही थी? सुदीप ने हल्का सा मजाकिया अंदाज में पूछा। पति के लिए थोड़ी कोई रोता है यार। अच्छा पति नहीं मिला तो छोड़ दो, आगे बढ़ो, उसमें क्या है? लड़कियों के लिए इतना आसान होता है क्या? फिर रो क्यों रही थी? मुझे ऐसे ही रोना आ जाता है, बिना किसी वजह की। पक्का? हाँ पक्का। कुछ खाने का ऑर्डर कर दो। खाना खाने के बाद बताना क्यों रो रही थी। चित्रा मना कर सकती थी कि उसे नहीं बताना कि वह क्यों रो रही थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने कहा, कल सुबह सुबह घाट पर नाव में बताऊंगी। बोलो, चलेगा तुम्हें? एक दिन में एक का ही रोना काफी नहीं है? सुदीप तुरंत तैयार हो गया। सुदीप के मन में आया कि वह पूछे कि रात के 1 बज चुके हैं। वह इतनी रात अपने कमरे पर जाएगी? सुबह वह उसको कहाँ से लेगा? चित्रा चित्रा इतना कुछ नहीं सोच रही थी। सुबह यहीं से चलेंगे कि तुम्हें होटल से लेना है? सुदीप ने पूछा। 1 बज ही रहा है, 5:30 पर निकल लेंगे यहीं से। तुम्हें सोना है? नहीं, मुझे नहीं सोना। तो ये बताओ, तुमने 35 की उम्र में रिटायर होने का सोच रखा है, करोगे क्या रिटायर होकर? तुम मजाक उड़ाओगी। अरे बता दो यादव जी। यार, रिटायर मतलब रिटायर। कुछ करना ही क्यों है? कुछ करना ही ना पड़े इसलिए रिटायर होना है चित्रा पाठक जी। फिर भी टाइम पास कैसे करोगे? बोर नहीं हो जाओगे? नहीं, दिन भर बैठकर चिल करूंगा। अपने बच्चों के साथ खेलूंगा, घर के खेत में फूल पत्तों को पानी दूंगा, मुराकामी की बची हुई किताब पढ़ूंगा। तब तक तुम्हारी किताब आ गई तो वो भी पढ़ूंगा। इतने बोरिंग तुम दिखते तो नहीं हो यादव जी। इसमें बोरिंग वाली क्या बात है पाठक जी? रिटायर होने का आइडिया ही इतना बोरिंग है। आप पागल हैं क्या पाठक जी? सोचो, 35 की उम्र में आदमी एकदम आजाद, नॉर्मल आदमी उस समय अपने बच्चे के एडमिशन से लेकर अपने करियर तक सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा। ये वही उम्र है जब माँ बाप बूढ़े हो रहे होते हैं। सबको पता है कि माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, फिर भी आदमी उनको टाइम नहीं दे पाता। इन शॉर्ट, आदमी अपने पास्ट और फ्यूचर दोनों के बीच में पिस रहा होता है। चलो मान ली तुम्हारी बात।
तुम्हें इतनी अटेंशन की आदत पड़ चुकी है, इतने लोग जानते हैं तुम्हें, तुम्हारे इतने सारे फैंस हैं, उनका क्या करोगे? उनसे पीछा कैसे छुड़ाओगे? लग रहा है मेरे बारे में सब कुछ गूगल कर लिया है तुमने। और क्या? लेकिन एक बात है। क्या? तुम अपने ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल से कितने अलग हो? हर आदमी अपने फेसबुक प्रोफाइल से बहुत अलग होता है। खैर, तुम्हारे रिटायरमेंट की बात हो रही थी। इतने पॉपुलर हो तुम, उसका क्या करोगे? तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मरूं तो किसी को पता न चले, कोई शोर न मचे, कोई न रोए, सोशल मीडिया पर मेरी तारीफ में लंबे लंबे पोस्ट ना लिखे जाएं, न ही कोई मेरी फोटो शेयर करके मेरे बारे में कोई कहानी सुनाए। मरने की इतनी सारी बातें कह रहे हो, मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा हो तो वो भी बता दो। मैं न कभी बूढ़ी होने वाली हूँ, न कभी मरने वाली हूँ। चित्रा ने यह कहते हुए सुदीप के कंधे पर सर रख लिया और दोबारा बोली, मुझे मरने की बात से डर लगता है। आई होप मेरे सिर रखने से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। सुदीप ने हाँ या ना कुछ भी जवाब नहीं दिया। सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दो। अलार्म के लिए मोबाइल खोलना पड़ेगा, रिसेप्शन पर बोल देता हूँ। इन सब बातों में करीब 2:45 बज चुके थे। चित्रा की आंखों में नींद नहीं थी, सुदीप की आंखों में नींद ही नींद थी। कल जब मैं बहुत बड़ी राइटर हो जाऊंगी तो तुमसे किताब लॉन्च करवाऊंगी। तुम्हारे सोशल मीडिया पर इतने फॉलोअर हैं कि उसके 5% भी किताब खरीद लेंगे तो मेरी किताब बेस्ट सेलर बन जाएगी। किताब प्रमोट करने में नाटक तो नहीं करोगे? चित्रा को यह एहसास ही नहीं था कि सुदीप सो चुका है। उसने अपना मोबाइल खोला, अपनी और सुदीप की एक फोटो खींची। फोटो को 1-2 बार देखा, फोटो डिलीट की और सोने की कोशिश करने लगी। फोटो खींचकर उसको 5 सेकंड बाद डिलीट कर देने के पीछे क्या वजह होती होगी, यह कहना मुश्किल है। कम से कम यह बात कहानी लिखते हुए मुझे समझ नहीं आई कि चित्रा ने ऐसा क्यों किया होगा। चित्रा अपनी जिंदगी में जितना सुलझी हुई थी, उस हिसाब से तो उसे फोटो ही नहीं खींचनी चाहिए थी। वह कोई कॉलेज की लड़की तो थी नहीं जिसके मन में दुनिया को लेकर कोई कुड़वाहट ना हो। खैर, कुछ बातें जो मुझे समझ नहीं आई मैं उसको वैसे ही बता रही हूँ, क्योंकि शायद पढ़ने वाले अपने हिसाब से कहानी में बढ़ा घटा लेंगे। मुझे बस इतना पता है कि हर कहानी को खत्म करने के कई मौके आते हैं, लेकिन कभी किरदार तो कभी लेखक की जिद के आगे वो मौके फ्रीज नहीं हो पाते। किसी पल को फ्रीज कर लेने की नाकाम कोशिश होती रहनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या बचाना था और क्या गंवाना था, यह बात आखिर से पहले समझ ही नहीं आती। वह फोटो डिलीट कर देने के बाद भी फोल्डर में थी। चित्रा ने उस फोटो को डिलीट वाले फोल्डर से दोबारा डिलीट करके उस फ्रीज मोमेंट को आजाद कर दिया। 11 अक्टूबर 2010 सुबह 6 बजे, 80 घाट, बनारस। सुदीप और चित्रा को घाट पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई। इसकी वजह चित्रा नहीं थी, वह तो तुरंत ही तैयार हो गई थी, लेकिन सुदीप ने ही वॉशरूम में कुछ ज्यादा टाइम लगा दिया। खैर, होटल से निकलते हुए सुदीप ने रिसेप्शन पर कार के लिए कहा तो चित्रा ही बोली कि पागल हो क्या, ऑटो से चलते हैं। दौड़ते भागते दोनों घाट पर पहुंचे। चित्रा ने पहले से ही एक नाव वाले को फिक्स कर रखा था। जैसे ही दोनों नाव में बैठे, एक बाबा आकर नाव में बैठ गए। हालांकि दोनों ने पूरी नाव बुक की हुई थी, लेकिन बाबा ने हिलने का नाम नहीं लिया। नाव वाले ने बाबा को 2-4 बनारसी गालियां भी दी, लेकिन सुदीप ने नाव वाले को इशारा किया कि बाबा को साथ में चलने दिया जाए। सर, आप जानते नहीं हैं बाबा को, ये आदमी हैंडपंप है, कितना अंदर है पता नहीं, कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, पहले भी कई कस्टमर खराब कर चुका है। बाबा ने तुरंत जय भोलेनाथ बोलकर आसमान की ओर देखा। नाव वाला बाबा से अच्छा खासा गुस्सा था। वह दोबारा बोला, साहब, जितनी देर भांग पीता है बस उतनी देर होश में रहता है ये बाबा। जैसे ही नाव चलकर घाट से थोड़ी दूर हुई तो नाव वाला बोला, नौकरी चाकरी बेटी बेटा जो मांगना है गंगा जी से मांग लीजिए। चित्रा बोली, रिटायरमेंट मांग लो। यह सुनकर नाव वाला बोला, अभी तो भैया की नौकरी नहीं होगी, दीदी आप अभी से रिटायरमेंट मांगने लगी। यह सुनकर सुदीप ने आंखें बंद कर ली और एक कंकड़ गंगा में फेंकते हुए कहा, अच्छी नौकरी ही मांग लेता हूँ। नाव वाला देख रहा था कि चित्रा ने आंखें बंद नहीं की,
वह बोला, दीदी आप भी सच्चे मन से कुछ मांग लीजिए, गंगा मैया सदियों से सब दे रही है। उधर बाबा यह सब देखकर चुप थे। सुदीप ने आंखें खोलकर कहा, बाबा कुछ सुना दीजिए। बाबा के हाथ में मंजीरा था। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सुदीप की ओर से चेहरा हटाकर आसमान की तरफ देखने लगा और 2 मिनट बाद सुनाना शुरू किया। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा, ये धूम धड़क का साथ लिए क्यों फिरता है जंगल जंगल, एक तिनका साथ न जावेगा। मौकूफ हुआ जब अन्न और जल, घर बार अटारी चौपारी, क्या खासा तुल तनसुख है मसलन। क्या चिलमन पर्दे फर्श नए, क्या लाल पलंग और रंग महल, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। बाबा सुनाते हुए बिल्कुल ऐसे मगन हो गए थे जैसे भोले बाबा से सीधा कनेक्ट हो गया हो। बाबा सुनाने के बाद जब चुप हुए तो चित्रा से पूछा, बाबा आप जो सुना रहे थे वो कबीरदास का है ना? बाबा गुस्सा होते हुए बोले, नजीर अकबराबादी नाम का एक बड़ा शायर हुआ था बेटी, वो भी कबीर था। तुम में मुझ में इस लड़के में सबके अंदर कबीर है। इसके बाद बाबा बहुत देर तक कुछ न कुछ गाते रहे, लेकिन सुदीप को सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा वाली लाइन चिपक गई। बाबा को नदी के पार रामनगर महल की तरफ जाना था। बाबा नदी की दूसरी तरफ उतर गए। बाबा जब नाव से उतर कर जा रहे थे तो सुदीप ने उनको वापस बुलाया। उसकी जेब में करीब 7,000 रुपए कैश था। उसने सब उठाकर बाबा के हाथ में रख दिए। बाबा ने मजीरा बजाया और सुदीप के कान के पास आकर धीरे से बोले, जय भोलेनाथ, परेशान मत हो, जितना लुटाएगा उतना ही आनंद आएगा। तू कबीर है, कबीर। सुदीप ने और कुछ भी पूछना चाहा, लेकिन बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। बस नदी के पास से मुट्ठी भर रेत उठाकर हवा में छोड़ दी। रेत कुछ देर तक उड़ती हुई नीचे रेत में जाकर मिल गई। नीचे पड़ी हुई रेत को देखकर यह पहचानना मुश्किल था कि हवा से उड़कर कौन सी रेत गिरी थी। बाबा धीरे धीरे चलते हुए नजरों से ओझल हो गए। हवा में रेत के मिलने और फिर से रेत में मिल जाने के हजारों मतलब हो सकते हैं। जैसे कि हर आदमी एक दिन रेत ही बन जाएगा, रेत जिसमें बैठकर लोग जिंदगी के बारे में बातें करेंगे। सुदीप को अपना मतलब तब तक नहीं मिला था। नाव वाला बोला, क्या सर, ये बाबा कुछ भी बोलता है, आपको इतने पैसे नहीं देने चाहिए थे। सुदीप कुछ नहीं बोला। चित्रा ने भी यही बात कही, तुम पागल हो क्या, कोई पैसे ऐसे उड़ाता है, इससे अच्छा तो किसी अनाथालय में पैसे दे देते। चित्रा यार प्लीज। सुदीप ने चित्रा को चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद चित्रा ने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। सुदीप अभी तक नदी के किनारे वाली रेत को देख रहा था। सूरज अब तक ठीक से उग चुका था। सुदीप कभी घड़ी नहीं पहनता था, इसलिए नाव वाले से टाइम पूछा। नाव वाले ने बताया कि करीब 7:30 बज चुके हैं। थोड़ी देर हो गई, सुदीप बोला। बनारस में किसी बात के लिए कभी देर नहीं होती, चित्रा ने स्टाइल मारते हुए कहा। देर नहीं हुई तो ये बताओ कि तुम्हें लाइफ से चाहिए क्या? छोड़ो यार, तुम भी कहाँ इतना बड़ा सवाल लेकर बैठ गए, नहीं बताना। अरे बताओ, बोला तो नहीं बताना, ऐसे कैसे नहीं बताना, बताओ। सुदीप के बार बार पूछने पर चित्रा ने आखिर बता ही दिया। मैं चाहती हूँ कि मुझे हर कोई पहचाने, मेरे अपने कमाए हुए खूब पैसे हैं, मेरी किताबें लाखों में बिके, हर जगह मुझे बोलने के लिए बुलाया जाए, न्यूज़पेपर में मेरी फोटो आए, न्यूज रूम से मुझे बुलाया जाए। इन शॉर्ट, चित्रा पाठक को कोई अवॉइड ना कर पाए। तो चित्रा मैडम रिच एंड फेमस पेज 3 सेलिब्रिटी होना चाहती हैं। हाँ, ऐसा ही समझ लो। तो इसमें रोने की क्या बात है? मुझे लगता है कि ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। मैं पिछले 3 साल से किताब पूरी नहीं कर पाई। जाओ बच्चा, वरदान देते हैं तुम्हें, तुम एक दिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लेखिका बनोगी, बड़ी राइटर हो जाओगी, तो भूल तो नहीं जाओगी ना? सुदीप ने कहा। वेल, बाद में मैं तुम्हें पहचानूंगी या नहीं, अभी से इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। चित्रा और सुदीप ठठाकर हंस पड़े। नाव थोड़ी देर तक घाटों के पास होते हुए वहीं लौट आई जहां से शुरू हुई थी। घाट आ चुका था। चलो कुल्हड़ वाली चाय पिलवाओ, एक भी पैसा नहीं है जेब में।
चित्रा ने 2 कुल्हड़ वाली चाय ली और वहीं सुदीप के पड़ोस में बैठ गई। चित्रा अपनी कहानी का अंत ढूंढ चुकी थी और सुदीप अपनी कहानी की शुरुआत। चित्रा ने कुल्हड़ की चाय को खत्म करते हुए कहा, कुल्हड़ वाली चाय जल्दी खत्म हो जाती है। हाँ, छुट्टियां भी। तुम्हारा अपडेट तो मुझे अखबारों से मिलता रहेगा। हाँ पक्का, तुम भी अपनी किताब खत्म करना तो बताना। पक्का बताऊंगी। कब मुलाकात होगी अब? सुदीप ने पूछा। सुदीप ने यह सवाल क्यों पूछा होगा, इसकी एक ही वजह समझ में आती है। सुदीप अगर रात में चित्रा के सामने रोया नहीं होता तो शायद वह यह सवाल नहीं पूछता। कुछ भी हो, अगर कोई लड़का किसी के सामने रो देता है तो वह सामने वाले के करीब अपने आप आ जाता है। लड़कियों के साथ भी शायद ऐसा होता हो। साथ रोना साथ हंसने से ज्यादा बड़ी चीज है। चित्रा ने कहा, तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ होगा? मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। नहीं, मत करना। चित्रा ने दूसरी कुल्हड़ वाली चाय लेते हुए कहा, लेकिन फिर उसके बाद जोड़ा, हाँ, अगर किसी दिन बहुत उदास होना तो कॉल करना। तुम उदास होगी तो क्या करोगी? मुझे मालूम है तुम बिजी हो, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। यह वो पल था जब सुदीप को पहली बार अपनी जिंदगी से नफरत हुई। क्यों था वह इतना बिजी? क्यों उसके पास किसी भी चीज के लिए बहुत कम टाइम था? क्यों उसको अपने 35 साल होने की जल्दी थी? हम लाइफ में इतना बिजी होकर क्या ही उखाड़ ले रहे हैं? लाइफ में अगर कुछ उखाड़ लेने लायक है तो वो है फुर्सत। यह वो पल था जिसमें सुदीप को कोई बड़ा फैसला लेना था। तुम्हारा जिस दिन रोने का मन करे उस दिन कॉल कर लेना, मैं आने की कोशिश करूंगा। देखो करोड़पति इंसान, एक कुल्हड़ वाली चाय का इतना एहसान मत मानो। वैसे भी मेरी लाइफ तो हैपनिंग होने वाली है। तुम्हारा कभी रोने का मन करे तो तुम कॉल कर लेना, ठीक है? यह घटिया सी तसल्ली कि जब भी तुम्हें अकेला लगे तो मैं हूं, शायद इस दुनिया की सबसे बड़ी तसल्ली है। दुनिया में इतना कुछ है करने को, फिर भी आदमी अकेला हो जाता है। प्यार की कहानियां इसलिए प्यार करने वालों के मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं क्योंकि उनके अंत में उम्मीद हो ना हो, लेकिन उनकी शुरुआत एक सुई की नोक जितनी उम्मीद से होती है। चलें? चित्रा और सुदीप ने एक साथ कहा। थोड़ी देर में दोनों ने साथ साथ सुना। सुदीप ने अपनी सबसे छोटी उंगली से चित्रा की सबसे छोटी उंगली को गले लगा लिया। दोनों उंगलियां मिलकर खुश हुई, थोड़ा सा रोई। चित्रा की उंगली ने सुदीप की उंगली से पूछा, अब कब मिलना होगा? सुदीप की उंगली ने कहा, पता नहीं। चित्रा की उंगली ने सुदीप की उंगली को ऊपर से नीचे तक छूकर कहा, पता करके बताओ। कोई किसी को छोटी उंगली जितना भर भी सही से छू ले तो सब कुछ कितना आसान हो जाए। छूना जब केवल छूने के लिए नहीं हो, कहीं पहुंचने के लिए नहीं हो, जब शरीर एक दूसरे पर चढ़ाई करने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की धूल साफ करने के लिए हाथ बढ़ाएं। तन की धूल साफ करने के लिए दुनिया में कितना कुछ है, मन की धूल साफ करने की दुनिया में औकात ही नहीं। क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि साल में कम से कम एक बार मिलें? सुदीप ने पूछा। बहुत ही खराब आइडिया है, चित्रा ने कहा। 2 साल में एक बार? उससे भी खराब प्लान है, चित्रा ने कहा। छोटी उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई उदास थी। गंगा बनारस तक आते आते ठहर जाती है ताकि उसके पड़ोस में बैठे लोग भी ठहर सकें। हम तब मिलेंगे जब या तो बहुत खुश हों या फिर बहुत उदास हो, चित्रा ने कहा। ऐसे तो शायद कभी मिलना ही ना हो। प्लान नहीं करते हैं सुदीप, मिलना होगा तो मिल लेंगे। चलो ये भी ठीक है। फ्लाइट कितने बजे की है तुम्हारी? 5:30। और तुम्हारी? 6 बजे। चलो एक काम करता हूँ, एयरपोर्ट तक साथ चलते हैं, मैं तुम्हें होटल से ले लूंगा। तुम मुंबई जा रहे हो? हाँ, तुम बोलो तो दिल्ली से होते हुए चला जाऊं। फ्लर्ट तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता सुदीप, चित्रा घाट से उठ गई। दोनों वहां से चल दिए। पास पड़ा कुल्हड़ कूड़ेदान में छलांग लगाकर टूट गया और टूटकर दोनों कुल्हड़ एक हो गए। गंगा जी ने दोनों को अस्सी से जाते हुए देखा। पिजेरिया के वेटर ने दोनों को एक साथ देखकर हवा में आंख मारी। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें
कहानियों की महफिल में मिलेगी आपको चित्रा और सुदीप का अगला हिस्सा।